हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स पहले भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर on which Neptel courses are seen was created by। सो नेप्टल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है कोर्स बिल्डर। ओके, इसमें डिफरेंट नेप्टल के कोर्सेज होते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको किसने क्रिएट किया है, यानी कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या फिर विप्रो। आप सभी को पता बता दूं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाती हैं। इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आंसर तो मैं बताती ही हूँ, वो है गूगल। तो गूगल ने ही कोर्स बिल्डर नाम का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है नेप्टल क्या होता है। नेप्टल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है। सो ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, इस तरह यहाँ पे जो भी हमारे बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उसके कोलेबोरेशन से ये बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। ये आईसीटी यूनिट का क्वेश्चन है। एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसमें हमें जो कोड प्रोवाइड कराया जाता है वो पब्लिक के लिए हमेशा ओपन होता है। इसका नाम ही है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका कोड पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ये होता है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आई होप आप सभी को समझ आ गया है इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन। सो देखो, इसमें क्या पूछा गया है, कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर मान लीजिए पर्सन ए पर्सन बी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक उनका हो सकता है, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक इनका हो सकता है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ये जो कुछ बात बोल रहा है ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के समय पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या कोई पर्सन इनपुट देता है, आउटपुट, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने बताया ए एंड बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनपुट आएगा। ठीक है, यानी कि ए जो बोलना चाहता था, ए वो चीज बोलेगा। उसके बाद डेटा, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, वो टॉपिक वहां पे आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्रोसेसिंग। वो डेटा क्या होगा, उसके माइंड में प्रोसेस होगा। ठीक है, देन प्रोसेसिंग के बाद आपका आ जाता है डेटा एंट्री।
डेटा एंट्री नहीं, इसके बाद आ जाएगा आपका स्टोरेज, कि जो भी डेटा प्रोसेस हुआ वो स्टोर हो जाएगा, एंड उसके बाद वहां पे आ जाएगा आउटपुट। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि वो लोग ए और बी डायरेक्ट आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, या फिर ए और बी किसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शंस है, इसको देख के ये क्लियर हो रहा है कि ये सभी ऑनलाइन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट कर रहे हैं। राइट। सो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च। सो सोशल रिसर्च में जो है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, सेकंड है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट, नेक्स्ट है एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट्स, praising the good qualities of the participant, and fourth option है specify the treatment level। देखो यहाँ पे पूछा गया है फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि सोशल रिसर्च के दौरान जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ओके। सो इसमें देखो सबसे पहले आती है हमारे पास कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, यानी कि कहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। अब सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में जनरल डीलिंग किसके साथ होती है? पब्लिक के साथ होती है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर हमें रिसर्च करना है, तो सबसे पहले बेस्ट जो एक तरीका हो सकता है, वो हो सकता है पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना। तो जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल करना है कि हमें किस तरह की पब्लिक के साथ बातचीत करनी है, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट। पायलट टेस्ट जो है ये रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इसमें पायलट टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं कि क्या इसके आउटपुट्स वाकई एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, एंड फिर से उसको टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट आता है स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स, यानी कि उपचार के जो भी स्तर होते हैं, जो भी रिसर्च के हमारे लेवल्स होते हैं, उसको वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो आप सभी को स्टूडेंट्स प्रीवियस जो सीरीज थी, मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर की इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो भी हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। राइट। सो इसी के साथ देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है क्लासिकल स्मॉग is forward when oxides of nitrogen combined with particular metal, especially in the summer season। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लासिकल स्मॉग होता क्या है। सो स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग जो है वो फॉर्म होती है, वो बनती कैसे है? जब एक हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड और किसी भी मेटर के पार्टिकुलेट जो होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो उसकी वजह से क्लासिकल स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाती है। जनरली ये जो कोल्ड का सीजन होता है, ठंड वाला समय होता है, या फिर हुमस यानी कि ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होता है, उस समय पे ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्लासिकल स्मॉग की जगह वहां पे लिखा होता है लंदन स्मॉग, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। ओके। इसके अलावा इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है। इससे क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप लोगों ने कंट्रीज में बहुत जगह देखा होगा कि किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया में भी धुआं धुआं सा रहता है, बहुत डार्क धुआं हो जाता है कि दिन में भी लोगों को दिखता नहीं है। तो वो क्लासिकल स्मॉग की वजह से होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां से जो काला धुआं निकलता है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह जो देखने वाला लेवल होता है, उसको विजिबिलिटी को वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है।
ओके, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आपने देखा है कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दिन के समय भी लोग नहीं इधर उधर देख पाते ज्यादा दूरी तक, यही स्टेटमेंट 2 बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पे एक टर्म है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो, ये कम्युनिकेशन के ही एक टाइप के अंदर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, लेकिन बोलने वाला भी पर्सन एक ही होगा, सुनने वाला भी एक ही होगा। वहीं एक और टर्म होती है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है इंट्रापर्सनल। ये INTER है इंटरपर्सनल, ये है INTRA इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन पागल है, ये होता है हम अगर मन में कुछ सोच रहे हैं, कई लोग शीशे के सामने कभी कुछ एक्टिंग करते हैं या बात करते हैं, ये होती हैं सारी चीजें इंट्रापर्सनल। तो इधर पूछा गया है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। यानी कि इंटरपर्सनल में जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, अब मैंने मान लीजिए ए को कोई स्टोरी बता दी, बी ने इमीडिएटली उसके रिप्लाई में कुछ भी बोल दिया कि अच्छी थी, बुरी थी, मुझे समझ नहीं आई, कुछ भी बोल दिया। तो इसमें बोला है कि ये जो फीडबैक बी ने ए को दिया कि आपकी स्टोरी पसंद आई है या नहीं आई है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें इमीडिएटली एकदम ही सामने वाला पर्सन हमें फीडबैक दे देता है, एकदम से प्रतिक्रिया वो कर देता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे बोलता है एंड हजारों लाखों लोग दूसरी तरफ उस चीज को सुनते हैं या देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल। न्यूज क्या होता है, सिर्फ एक ही एंकर न्यूज बोलते हैं, ठीक है, एक एंकर ने न्यूज बोली, वहां पे लाखों लोग टीवी पे उस न्यूज को सुनते हैं। या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर कोई लेक्चर देने के लिए आपके कॉलेजेस में भी बहुत बार आए होंगे, लाखों हजारों बच्चे इस तरफ होते हैं, एंड यहाँ पे एक ही पर्सन जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी बच्चों को कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं, या इस तरह से कोई भी बातचीत होती है। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। सो इसका बोला गया है कि ये एडवांटेज है कि इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, या फिर होगा भी तो वो बहुत ही ज्यादा विलंबित होता है, बहुत ही ज्यादा आराम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 जो है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों ही फॉल्स है। अब देखो ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि एकदम से अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं बोलती हूँ इसी क्वेश्चन पे कि अगर आपको ये अभी तक के 5 क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, पसंद आए हैं, नहीं आए हैं, जो भी है कमेंट कर दीजिए। तो ये क्या है, ये इमीडिएट फीडबैक है, तो ये एडवांटेज भी तो है मेरे लिए। मुझे समझ आएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीजें होती है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स proposed कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। सो कोठारी कमीशन स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में हर एक शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत से कमीशन है, बट यहाँ पे अभी हम कोठारी की बात करेंगे। सो कोठारी कमीशन का मेजर फोकस किस चीज पे होता है, वो होता है सोशल जस्टिस पर। इस चीज को आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोठारी कमीशन किस लिए बनाया गया था, सोशल जस्टिस पर ध्यान रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। एंड इसके अलावा कोठारी कमीशन किस पे फोकस करता है, ये जो हमारी गर्ल्स की एजुकेशन है, ठीक है, या फिर बैकवर्ड गर्ल्स होती हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने को मौका मिलता है, सो बैकवर्ड गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, या फिर जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर मेंटली रिटार्टेड पीपल होते हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए कोठारी कमीशन लागू किया गया था। अब यहाँ पे विज लैंग्वेज की बात की गई है, सो इसका राइट आंसर है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।
अब कोठारी कमीशन के अंदर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आता है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस कमेटी रिकमेंडेड मॉडिफाइंग द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मेजरली ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जिसमें कि पहला आता है हिंदी पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिट कोर्स के रूप में वो क्या करते हैं, संस्कृत को फोकस करने के लिए उनको कहते हैं। दूसरा आता है फिर उर्दू या फिर कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज जो है, एंड तीसरा आता है इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर ये तीनों ही भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कि कुलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसमें कौन कौन से चरण शामिल है। पहला है ओबीडियंस ऑर्डिनेशन, यानी कि आज्ञा आज्ञाकारिता दीक्षा, यानी कि लोगों को कैसे किसी की आज्ञा माननी है, किसी की बात माननी है, वो चीज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑर्डिनेशन। तीसरा है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। चौथा है लॉ एंड ऑर्डर ऑल द नेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ACD एंड E। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन, ये नहीं है, बाकी सारे इसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेज और भी स्टेजेस हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 इन्होंने मेंशन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं कुलबर्ग थ्योरी में वो है 6। ठीक है, सो पहला ओबीडियंस ऑर्डिनेशन होता है, इसमें हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एक इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्टेबिलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हु कैन स्विम 40 मीटर पर मिनट, एक पर्सन है जो कि 48 मीटर एक मिनट में स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में, एंड 200 मीटर्स अगेंस्ट द करंट 200 meter with the current. If the difference between these two times is 10 minutes, then what is the speed of current? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस और जो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके अलग अलग वीडियोस में लेकर आई हूँ, जिसमें कि हमने 2021 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एंड 2022 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप उनको देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर appropriate for distributing video फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, सो अगर हमें वीडियो फाइल्स की बात करनी है, बाकी सबको छोड़ दो, वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, FLA, MP3, WMA, AIF एंड AVI। अब आप में से इन आप लोगों ने MP3 ही सुना होगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स को यही पता होता है, लेकिन ये वीडियो नहीं, ये हमारा ऑडियो यानी कि म्यूजिक फाइल की एक्सटेंशन है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है MP4, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है A एंड E। डायरेक्टली आप लोग आंसर याद रख लीजिए, A एंड E। FLA, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है song.FLA, इसका मतलब है वो वीडियो फाइल है। song.AVI वो वीडियो फाइल है। ठीक है, अब जैसे आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस आती होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखो, वहां पे उसका बहुत लंबा सा नाम लिखा होगा, डॉट करके MP4 लिखा होगा। तो ये क्या है, ये बताता है कि ये वीडियो फाइल है। इसके अलावा और भी काफी सारे वीडियो फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, वो आप लिख लीजिए। एक होता है MOV, एक होता है AVI जो कि मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे आपको, एक होता है MKV, OGG, MXF, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, दो लिस्ट हैं, एक मीडियम है, दूसरा यूजर व्हीकल है। सो इसमें पहला है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। सो फिल्म देखो स्टूडेंट्स, फिल्म के लिए क्या यूज होता है, कैमरा यूज होता है, एंड URSA मिनी प्रो जो है, ये एक कैमरा है, इसका ही नेम है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं पता होती क्योंकि बहुत एडवांस आ जाती हैं। NTA इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछता है, तो इसके लिए आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिल्म यानी कि कैमरा, एंड कैमरे का नाम है URSA मिनी प्रो।
उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाएगा आपका रबर प्लेट से, ये भी एक टेक्नोलॉजी का नाम है। रेडियो की अगर हम बात करें, तो रेडियो में आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है कि रेडियो क्या होता है, सिग्नल्स के थ्रू हम तक आवाज पहुंचाता है, तो वो सिग्नल्स क्या होती हैं, वो वेव्स होती हैं, वेव्स के थ्रू आवाज आती है। टेलीविजन सैटेलाइट डिश आप सभी के घर में होंगी, जो कि टेलीविजन हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। Next question is, in ancient Indian education system, learners were given training in following occupation in the field of, ठीक है। सो एंशियंट इंडियन एजुकेशन जो होती है, यानी कि पुराने जमाने की जो पढ़ाई का तरीका होता है, उसमें कैसे होती थी, उसमें गुरुकुल होते थे, ठीक है, मंदिर होते थे, पाठशाला होती थी, या फिर घर में लोगों को पढ़ाया जाता था, या फिर टोल्स होते थे, जैसे गुरुकुल्स होते हैं वैसे टोल्स होते थे, ठीक है। सो इंडियन एजुकेशन जो एंशियंट टाइम पे थी, तो उसमें ट्रेनिंग जो होती थी इन फॉलोइंग ऑक्यूपेशन, सो किस किस फील्ड में वहां पे ट्रेनिंग उनको दी जाती थी? आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे देखें, अगर उस जमाने में होता था, एक तो आर्किटेक्चर होता था, क्योंकि जब लोग घर बनाते थे, झोंपड़ियां बनाते थे, गुरुकुल बनते थे, तो उन लोगों को वो चीजें सिखाई जाती थी कि कैसे ये बनने चाहिए। उसके बाद आता है फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, क्योंकि उस समय हर एक घर में पशु हुआ करते थे, तो वो पशुपालन भी सभी को सिखाया जाता था। जीवन जीने के लिए वो लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर, इसलिए उनको सिखाया जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी आप सभी को पता होगा, दूध से रिलेटेड चीजें, वो सब चीजें भी सिखाई जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन नहीं होता था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ए, बी, सी एंड ई, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट बोलती है, एन इन्फेरेंस विच इज बेस्ड ऑन द मिडल टर्म बीइंग ओनली पॉजिटिवली related to major term is called केवल नैवी। ओके, केवल नैवी क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसमें इन्फेरेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा आता है केवल नव्यायी, केवल नव्यायी, ठीक है। दूसरा आता है केवल व्यातिरेकी, एंड तीसरा आता है अन्वय वातरिकी। ये सारे इन्फेरेंसेस होते हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये सारे व्याप्ति पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अगर देखो, आप इसको देख सकते हो इस टर्म के साथ, अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, ठीक है, बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। इसके साथ अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, तो डायरेक्टली आप मैच कर सकते हो कि इसी का टाइप है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि संस्कृत एक्सप्रेशन में जब भी हम व्याप्ति, पहले मैं आपको व्याप्ति बताती हूँ, जो कि एक यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत एक्सप्रेशन का ये टर्म है, इसमें हिंदू फिलोसफी भी आती है। व्याप्ति का मतलब होता है स्टेट ऑफ परवेशन। इसको हम लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। यानी कि अगर हम लोगों को व्याप्ति के बारे में पता नहीं है, तो उस बात से हम लोग कंक्लूजन यानी कि फाइनल आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें, तो व्याप्ति हमें गारंटी देती है कि जो हमारा कंक्लूजन है किसी भी बात का, जो हमारा निष्कर्ष है, वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल सत्य है। Next question is, given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. A valid deductive argument with all true premises will be lead to a true conclusion. Okay, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे दोनों statements true हैं। Second statement बोलती है, in a valid deductive argument the conclusion follow from the premises with absolute necessity. डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है, डिडक्ट का मतलब होता है कम करना। सिंपल भाषा में अगर बोले, तो डिडक्ट होता है कम करना, यानी कि हम ऊपर के लेवल से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रीमाइसिस से कंक्लूजन, निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, ये होता है आपका डिडक्टिव।
वैसे ही इंडक्टिव में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन हमने पहले निकाल दिया, किसी बात का निष्कर्ष हमने निकाल दिया, उसके बाद हम बोलते हैं कि अच्छा निष्कर्ष तो सही था, कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने पहले कहानी सुनी, उसके बाद बोला कि अच्छा कहानी को सुन के लगता है कि ये निष्कर्ष हो सकता है। सो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एज इट इज ट्रू हैं, बट इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक है। रीजन जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से आप लोग नॉट को हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, एक पर्सन बहुत ज्यादा लोगों को, हजारों लाखों लोगों को एक साथ कोई मैसेज देता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, यानी कि गैर पेशेवरों के द्वारा ये तैयार किया जाता है। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल्स। मैसेजेस आर रैपिडली disseminated. Messages are supposed to be understood. Media audiences are homogeneous. तो करेक्ट आंसर क्या है, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, वो तो पता ही था, यहाँ पे लिखा है नॉन प्रोफेशनल्स, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल्स, तो जहां पे भी ए और बी ऑप्शन साथ में थे उसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, है ना। सो मास कम्युनिकेशन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे असर्शन बोलती है साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड, यानी कि ध्वनि जो है वो कॉज नहीं, इसको हम सुन नहीं सकते, शाश्वत नहीं है ये, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, यहाँ पे ध्वनि शाश्वत नहीं है क्योंकि यह एक कारण है। द मिडल टर्म डज नॉट प्रूव द इटर्नैलिटी ऑफ साउंड बट इज इट इज अ नॉन इटर्निटी। सो यहाँ पे देखो, इटर्निटी का मतलब क्या होता है, इटर्नैलिटी है ये, ठीक है। इटर्नैलिटी का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज को, कोई फाइनाइट चीजें हैं, इरेगुलर चीजें हैं, मॉर्टल चीजें हैं, ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इटर्नल चीजों के अंदर आ जाती है जो कि बहुत लंबे समय तक चल सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि साउंड जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, नॉन इटर्नल है क्योंकि वो कॉज्ड है। सो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको नॉट को रिमूव कर देना है, ओके। सो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।